नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा चौधरी और चलिएगा आज के लेक्चर में रोजगार विद अंकित चैनल पे और इसी कोट के साथ में एक करते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत। और ये है कोट सुपर सुपर स्पेशल जो मेरे काफ़ी करीब और आपको भी आशा करती हूँ कि ये वाला कोट पसंद आए। तो ये कोट इस प्रकार है कि बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये लाइन मैंने बहुत जगह पढ़ी है, बहुत जगह देखी है और कोशिश करती हूँ कि मैं इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। और अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अच्छी लगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है क्योंकि हर इंसान के अपने पर्सनल विचार होते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हो ना उसी में अपना बेस्ट बनने की कोशिश करो। किसी दूसरे को ना कॉपी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रह सकते, क्योंकि वो दूसरा इंसान ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, वो चीज़ ऑलरेडी है इस दुनिया में, तो आपकी पूछ क्यों होगी कि आप बिल्कुल ही उसको कॉपी करें। उससे कुछ सीखें, जो उसके अच्छे काम है, सीखने में कभी बुराई नहीं होती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, हमारा भारत का संविधान है वो दुनिया के कितने सारे 60 करीब देशों से हमने देख देख के बनाया है, बट हमने हू बहू कॉपी नहीं किया है। वो हमने अपनी समाज के, अपने लोगों के, अपने भारत के लोगों के जिस प्रकार से जरूरत थी उस प्रकार से चीज़ों को हमने अपने हिसाब से ढाला है। तो इसी प्रकार हू बहू कॉपी करना हर चीज़ का नहीं हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि सब लोग होते हैं अलग अलग, बायोलॉजिकली सब अलग, घर में अलग, स्कूल में सब अलग तरीके से पढ़ते हैं। अगर सेम में भी पढ़े तो भी एक दूसरे के जैसा बनना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि एक फैमिली में अगर दो भाई बहन भी हैं, दो बहन बहन, दो भाई भाई कुछ भी है, तो वो एक दूसरे के जैसे बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। तो वो तो भाई बिल्कुल गलत है कि आप बिल्कुल सेम टू सेम। उनसे सीखना चाहिए और सीखना ही सबसे अच्छी बात होती है और अपना बेस्ट हो आप। ठीक है, उनसे आप किस एग्जाम्पल लेके अपने फील्ड में अच्छा करिएगा। तो चलिएगा अब इसी कोट के साथ में बढ़ते हैं आगे। और आज का है हमारा लेक्चर नंबर 17 और आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सरकार के अंग, जो हमारी सरकार है, ठीक है, उसके अंग क्या है, पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे स्तंभ भी कहा जाएगा। ठीक है, सरकार के स्तंभ क्या हो सकते हैं। तो ये देखिए आज का लेक्चर मैं आपको दिखा दूं, आज के लेक्चर में हम ये सब पढ़ेंगे बस। ठीक है, और ये लेक्चर होने वाला है सुपर इजी, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो लेक्चर है, आने वाले आगे लेक्चर्स के लिए एक करेगा इंडेक्स का काम, जो होती है बुक के आगे। मैं भी आपको पहले 2 लेक्चर्स पढ़ा चुकी हूँ कि देखिए, ये मैंने आपको जब वो 2 लेक्चर्स पढ़ाए थे तो आपको बोला था कि आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे और जो पूरा संविधान होगा उसके लिए, इस कोर्स के लिए इंडेक्स का काम करेगा, ताकि आपको पता चलती रहे कि चीज़ें कहाँ से उठ के आ रही हैं, कि चीज़ें अचानक से बीच से कहाँ से आ गई, दिमाग में खिचड़ी ना बन जाए, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ आती रहे। इसीलिए मेरे को पसंद है किसी नए टॉपिक से पहले ऐसे इंडेक्स बनाना और खुद भी समझना और दूसरों को भी समझाना। तो चलिएगा अब देखते हैं कि इस 3 अंग क्या है। तो देखिए, मैंने ये शब्द पहले भी कई बार यूज किए थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो मैंने आपको कहा था कि अभी हल्का हल्का मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, पर जो डिटेल में होगा तो जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो मैं ये इन तीनों शब्दों को आपको बताती हूँ अभी यहाँ पे, और अब इनको पढ़ते चलेंगे क्योंकि आने वाली चीज़ें, आने वाले लेक्चर्स में वो इन्हीं के अंदर आएंगी। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ विधायिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा लेजिस्लेचर। कोई कानून हमारे लिए जो आप अपने आप को एग्जाम्पल, अपने देशवासियों को एग्जाम्पल रख के समझिएगा, जो हमारे लिए जो कानून बनते हैं वो बनते हैं इस विधायिका के अंदर। ठीक है, और जब कानून बन गए तो भैया उन कानून को लागू कौन करेगा, वो करते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इन दोनों ने कानून बना दिए और एक ने लागू कर दिए। अब अगर इसने कोई लागू करने में गड़बड़ी कर दी, लोगों के मौलिक अधिकारों का या किसी चीज का हनन कर दिया, संवैधानिक तरीके से लागू नहीं किया, और इस विधायिका ने कोई कानून बनाया, अगर वो कानून संवैधानिक नहीं है और अगर वो कभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं, या अगर किसी इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की रस्साकसी, टसल होती है, तो ये वाला सारा फिर केस पहुंचता है हमारी न्यायपालिका के पास में, जुडिशरी के पास में, जो कि ये देखता है कि ये कानून सही बनाया गया है कि नहीं, इसे सही तरीके से जो हमारे जो देश में, जो देशों के लोगों के हितों के लिए ध्यान रख के बनाया गया है कि नहीं। आप एग्जाम्पल अभी ले सकते हो कि रिसेंट एग्जाम्पल है हमारा नागरिकता संशोधन, जो हमारा कानून अधिनियम जो बन चुका है। तो देखिए, उसे पहले पास किया गया विधायिका ने। ठीक है, विधायिका ने वो पास किया, अब वो उसे लागू करने की जिम्मेदारी आती है एग्जीक्यूटिव पे, और अगर इसके फैक्ट्स चेक करने की कि सही है कि नहीं, ये हमारी चेक करती है न्यायपालिका। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा डाउट। अब देख लेते कि कार्यपालिका के अंदर आता क्या है। अब हमने देख तो लिया कि भाई कार्यपालिका तो लागू करती है, विधायिका बनाती है और न्यायपालिका न्याय देती है। ठीक है, ये इतना ही सिंपल है याद करने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें याद मतलब बहुत ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है याद करने में। तो पहले विधायिका देख लेते हैं। चलो, विधायिका में आता है केंद्र में, और इसे दो लेवल पे बांट लेते हैं, एक सेंटर में और एक स्टेट में, केंद्र में और राज्य में। तो केंद्र में आती है हमारी संसद और राज्य में आते हैं हमारे विधानमंडल। तो हमारी संसद है 2 सदन की, बाई
बाई चैम्बर हाउस है हमारा, जिसे दो सदनीय कहा जाएगा, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ठीक है, तो देखिए अब नोट्स हैं, नोट्स में आप राज्यसभा को सीधा आरएस लिखिएगा, लोकसभा को सीधा एलएस लिखिएगा, क्योंकि चीजें जितनी से छोटी आप नोट्स में लिखोगे उतनी ही चीजें आपको रिवाइज करने में, याद करने में आसानी रहेगी, और जितने छोटे नोट्स आपको रिवाइज करने के लिए दिखेंगे उतना ही आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील कर सकोगे। अगर आपको एकदम ग्रंथ पूरी बुक रखी की रखी दिख जाएगी भाई यही रिवाइज करनी है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाना है वो रिवाइज करना। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके नोट्स इतने सिंपल होने चाहिए, मतलब ऐसे होने चाहिए कि वो आपको समझ आए, आपके अलावा किसी को समझना है। आपको मार्केट में बेचने थोड़ी है, मेरे को आपको यहाँ पे समझाने, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। अगर मेरे को खुद पढ़ने के लिए होते तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, बट जब दूसरे को समझाने तो थोड़ी डिटेल में बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने केंद्र का देख लिया कि केंद्र में संसद में क्या आता है, राज्यसभा और लोकसभा। और विधानमंडल, ठीक है, राज्य में जो क्या आता है वो आता है विधानमंडल, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। ये विधानसभा तो हर राज्य में होनी जरूरी है, और ये विधानसभा कुछ राज्यों में है और कुछ राज्यों में नहीं। अब आप बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि कितने राज्यों में है। ठीक है, क्योंकि कितने कम राज्यों में है तो वो कम राज्य के नाम लिखना आपको कॉमेंट सेक्शन में ईजी रहेगा, और कितना नंबर है वो, ठीक है, अब कम हुआ है ज्यादा हुआ है आप बताइएगा। आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, अगर आप नहीं बताओगे, अगर कुछ को नहीं पता है तो हम तो भाई वो पढ़ेंगे ही आने वाले लेक्चर्स में। तो ये वाला आपको विधायक का पता चल गया होगा। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका क्या है। तो देखिए इसे भी हम दो ही स्तर पे पढ़ेंगे, केंद्र में और राज्य में। ठीक है, इसे कहा जाएगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और इसे स्टेट एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा। इसे संघ कार्यकारिणी भी कहा जाता है, इसे राज्य कार्यकारिणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें है क्या, तो देखिए इसमें हम एक तो केंद्र में आते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है, और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के अंदर आते हैं मंत्री परिषद, और इसमें आते हैं केंद्र के अधिकारी और महान्यायवादी। महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होते हैं सब डिटेल में पढ़ेंगे। हल्का सा मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी जैसे जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके कोई मुकदमे हो गए या उस किसी ने कोर्ट में केस किया, तो जो सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंट, जो अपना प्रतिनिधित्व सरकार का करने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वो जाते हैं ये अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि राज्य में क्या क्या आता है। इधर इसी हिसाब से राज्य में आ जाते हैं। इधर देखिए राष्ट्रपति हैं तो इधर आ जाते हैं राज्यपाल, उपराष्ट्र यहाँ पे आ जाते हैं मुख्यमंत्री, यहाँ पे और ये आ जाते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, अब मंत्री परिषद क्यों आते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद को जो हेड करते हैं वो करते हैं मुख्यमंत्री राज्य पे, और जो केंद्र में करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री। अब इन मंत्री परिषद में आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, ठीक है, राज्य के मंत्री आ जाते हैं। तो ये सब हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये है चैप्टर का एक इंडेक्स की हम आगे क्या पढ़ेंगे। और इसमें आते हैं प्रांत के अधिकारी, और ये होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, ये आते हैं आर्टिकल 165 में, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। और अब हमने ये देख लिया, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका ये विधायिका का भी हिस्सा होती है। ठीक है, कार्यपालिका जो विधायिका का भी हिस्सा होती है। ये कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जो प्रधानमंत्री जी, ठीक है, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति जी, ये सब क्या होता है कि ये हमारे संसद का भी हिस्सा होता है। अब ये देखिए मंत्री परिषद में जो मिनिस्टर्स होते हैं, आप देखिए, आप एग्जाम्पल से समझिएगा, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, और भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये हमारे क्या है, ये हमारे कार्यपालिका का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं कुछ मंत्री, हमारे राज्य के मिनिस्टर्स जो होते हैं। तो ये देखिए कैसे मिनिस्टर्स कैसे बन जाएंगे भाई, उसे एमपी होना चाहिए, मतलब कि वो इलेक्शंस में लड़के आना चाहिए और चुनाव जीत के आना चाहिए। तो वो हो गया हमारा देखिए विधायिका का हिस्सा। जब वो कानून बनाते हैं तो वो बनाते हैं, वो काम करते हैं विधायिका का हिस्सा। और जब वो कानून अमित शाह जी, और आप सीधा समझिएगा, बस दो ही कुछ भी याद रखिएगा, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी जब कानून बनाते हैं तो वो इधर विधायिका का हिस्सा होते हैं। जब वो उन कानून को लागू करते हैं और लागू करवाते हैं तो वो हिस्सा होते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी। ठीक है, कार्यपालिका का। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कार्यपालिका ना दो तरह की होते हैं, एक होते हैं स्थायी और एक होते हैं अस्थायी। और स्थायी कौन से होते हैं, ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको स्थायी। ये मैंने आपको बताया ना, केंद्र के अधिकारी, प्रांत के अधिकारी, ये होते हैं स्थायी। स्थायी क्यों होते हैं, इन्होंने एक बार एग्जाम दे दिया तो इनको जॉब मिल जाती है, इनको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, और ये अपनी
जो इनकी रिटायरमेंट होती है, एक फलाना फलाना एज पे इनकी रिटायरमेंट होती है, तो ये कुछ बहुत टाइम के लिए अपनी ऑफिस में रह सकते हैं, 30-40 साल, जितना भी आप लोगों जिस एज पे वो लोग जॉब में जाते हैं, और अब उनकी रिटायरमेंट एज के हिसाब से वो नौकरी करते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं कि हर 2 साल, हर 5 साल बाद कोई एग्जाम, वही एग्जाम क्लियर करना हो, तो ये होते हैं स्थायी। उनको कोई एग्जाम क्लियर, हर बार एक बार एग्जाम क्लियर के वो पहुंच जाते हैं, और उनको करनी होती है अपनी मेहनत, और एग्जाम भी बहुत मुश्किल से होता है क्लियर, कि ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से ये यहाँ पे आ जाते हैं IAS IPS ऑफिसर्स, जो बहुत मेहनत से एग्जाम क्लियर करके बनते हैं, और अब आ जाते हैं अस्थायी। अस्थायी आपको सीधा समझ आ ही गया होगा, यहाँ पे आते हैं हमारे नेता लोग, मंत्री परिषद के लोग, क्योंकि ये आते हैं इलेक्शन से, और इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद में लोकसभा के, तो ठीक है, इनको हर 5 साल बाद में अगर इनको जाना है हमारी कार्यपालिका में, तो इनको हर 5 साल बाद चुन के जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये होते हैं अस्थायी, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, और यहाँ पे ये है परमानेंट, तो इसीलिए ये हो जाते हैं स्थायी, ठीक है। तो ये आप कार्यपालिका और विधायिका का तो आपको अंतर समझ आ गया। अब देखते हैं न्यायपालिका। अभी न्यायपालिका क्या है, ठीक है। न्यायपालिका ये तो देख ही चुके हैं कि भाई ये काम क्या करती है, तो इसमें आती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। अब ये सुप्रीम कोर्ट तो भाई देखो किसी की होती नहीं, मतलब ये सबकी होती है, ये नहीं कि एक राज्य कह दे, कि उत्तर प्रदेश कह दे, या हरियाणा कह दे, पंजाब कह दे, कोई सा राज्य कह दे कि भाई अरुणाचल प्रदेश, कोई सा भी राज्य लीजिए, केरला, ये कह दे कि भाई हमारी ज्यादा है, दिल्ली कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट हमारी ज्यादा है, जी नहीं, वो सब राज्यों की बराबर होती है, ठीक है। ये हो गई पूरे भारत की, ये होती है राज्यों की, और ये होते हैं जिला के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो न्यायपालिका का सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो हमारा इस प्रकार से वर्क करता है। और प्लीज हैव सम पेशेंस, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी से आप एकदम से माइंड में खिचड़ी मत बनाइएगा कि भाई इसके अंदर एकदम से क्या आ गया, मंत्री परिषद में कितने % हमारे मंत्री हो सकते हैं, कौन से संविधान संशोधन से ये आए थे, ये सब पढ़ने वाले हैं कि किस संविधान संशोधन से हमारे मंत्री परिषद 15% हो सकते हैं, और दिल्ली के लिए क्या कानून है, ये सब एकदम से अच्छे से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अब मैं बता दूं कि आने वाले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे संसद, ठीक है। संसद के होते हैं 3 अंग, एक होती है लोकसभा, राज्यसभा, और एक होते हैं, जी हाँ, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी क्यों होते हैं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा ने कोई कानून पास कर दिया, ठीक है। अब वो कानून जब तक कानून नहीं बनेगा, वो अधिनियम एक्ट जब तक नहीं बनेगा, जब तक उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट को भी संसद का अभिन्न अंग माना जाएगा, ठीक है। ये डाउट कतई मत रखिएगा, ऑप्शन में सीधा देखिए, इस पेज से भी जो मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्स बनाई है, इनसे भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या संसद का हिस्सा है राष्ट्रपति जी, तो आपका आंसर होगा जी हाँ, और वो करेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के साथ में राज्यपाल, ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपस में आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि सेंटर के लेवल पे क्या है और स्टेट के लेवल पे क्या है, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा चीजें बार बार याद रखने में, और चीज़ें वहीं पर रिलेट होती रहेंगी, और लिंक करने में बहुत आसानी रहेगी। और एक नई एनर्जी के साथ में आज के लेक्चर से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर सारे होने वाले हैं एक दूसरे से लिंक। और जो आने वाले लेक्चर्स होंगे ना, जो आप न्यूज़पेपर्स में सबसे ज़्यादा पढ़ते हो कि भाई राष्ट्रपति ने ये किया और हमारी लोकसभा ने ये किया, लोकसभा का हमारा ये सत्र चल रहा है, कब हमारी लोकसभा बनी, राज्यसभा कब बनी, कब कौन इनके लीडर ऑफ द हाउस हैं, कौन अपोजिशन के लीडर हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और ये ही हमारी जो हम ज़्यादातर अपनी आंखों से देखते हैं, हम यही ज़्यादातर देखते, पढ़ते, सुनते टीवी और न्यूज़पेपर में है, ठीक है। तो आपको बार बार मैंने एक शब्द बोला है, और वो बार बार आने वाले लेक्चर्स में भी यूज होगा, तो मैं आपको वो शब्द बता दूं, संघीय सरकार, ठीक है। संघीय सरकार को आपके बार बार मैं बोल देती हूँ, बट मैंने कभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। संघीय सरकार हो जाती है, और इसका उल्टा होता है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसका उल्टा होता है एकात्मक सरकार, ठीक है। अभी एकात्मक सरकार इस संघीय सरकार का उल्टा कैसे होती है, मैं आपको वही बताती हूँ। और संघीय सरकार क्या है, संघीय सरकार होती है दोहरी सरकार। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र, मैं आपको सीधा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, एकदम डेफिनेशन नहीं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, दोहरी सरकार का मतलब है कि जो हमारे सेंटर, जो केंद्र में अलग सरकार हो सकती है और हमारी राज्य में अलग सरकार हो सकती है। एग्जाम्पल, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह भी सेम सरकार हो सकती है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, यूपी में भी बीजेपी की सरकार। इस हिसाब से आप एग्जाम्पल संघीय सरकार का याद रख सकते हो। यहाँ पे है कि यहाँ पे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार होती है, ठीक है। और एकात्मक सरकार में क्या होता है, जो हमारी राष्ट्रीय सरकार होती है उसी सरकार के लोग जाके, उसी पार्टी के लोग जाके बनाते हैं क्षेत्रीय सरकार, ठीक है। एकात्मक आप समझ गए कि सारी जो पावर है वो एक जगह पे है, पर यहाँ पे संघीय सरकार में जो पावर है वो बटी रहती है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारों में। और यहाँ पे लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि भाई जब आप
आपने पावर बांट दी तो वो कहीं पे लिखी होनी चाहिए, वरना लोग लड़ेंगे कि भाई लिख के नहीं दी हमें चीजें। और यहाँ पे एकात्मक सरकार में क्या होता है, जरूरी नहीं कि संविधान लिखा हुआ भी हो सकता है और बिना लिखा हुआ भी हो सकता है। आपको ये थोड़ा अब क्लियर हो गया होगा। संघीय सरकार को इंग्लिश में कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और एकात्मक सरकार को इंग्लिश में कहेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये वाला संघीय सरकार सीधा आपको, अगर संघीय सरकार के मन में फिर भी आपको कभी कोई डाउट आता है, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सीधा इसका अपोजिट मन में याद रखिएगा, एकात्मक सरकार। ठीक है, तो आपको ये वाला डाउट नहीं आएगा और आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा, तो आज का अब देख लेते हैं लेक्चर खत्म करने से पहले कि आज के लेक्चर में 2 वोकैब है। तो देखिए एक है एंथ्रोपोमेट्री। तो आपको ये इसका मतलब बताने से पहले मैं बता दूं, जहां पे भी ये शब्द एंथ्रो आता है ना, जहां पे भी ये शब्द आए तो आप समझ जाना इसका मतलब मानव से, मनुष्य से, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। एग्जाम्पल हो गया एंथ्रोपोलॉजी, मतलब कि मानव विज्ञान। तो एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है जो मानव है उसका माप करना, उसे मापना, लंबाई चौड़ाई टाइप नापना, उसे कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री। और नेक्स्ट हम जो हमारा वोकैब है वो है रॉकस। ठीक है, रॉकस, रॉकस का मतलब है फटा हुआ और कर्कश। ठीक है, जिसकी बड़ी फटी हुई सी कर्कश सी आवाज होती है, किसी का गला बैठ जाए तो उसको बोलते हैं रॉकस वॉइस। ठीक है, फटी हुई कर्कश सी आवाज। ठीक है, और ये एंथ्रोपोमेट्री देख लिया। अगर आपको ये वोकैब पसंद आती है तो आप एक पेज पे लिख सकते हैं, जो भी थोड़े भी आपकी वोकैब इकट्ठी होंगी तो आपके, मैं आशा करती हूँ कि आपके कहीं एग्जाम में काम आ सके और आपकी हेल्प कर सके। तो देखिएगा, आप देख लेते हैं ये आज का लेक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसका नोट्स ही बनाए, आप स्क्रीनशॉट लेके, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप अपनी टेबल पे से रखिएगा, जब आप आने वाले आगे वाले लेक्चर्स पढ़े तो आप चीजें आसानी से रिलेट कर पाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेक्चर में आज ये 3 चीजें देख ली हैं जो सरकार के अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और इनमें हमने देख लिया कि इनके अंदर क्या क्या आता है और हम ये कैसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे आगे वाला चैप्टर होने वाला है हमारा संसद। संसद में हम पहले पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के कुछ प्रोसीजर के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या होता है, और जिसमें हम इसमें पढ़ लेंगे, हम स्पीकर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, स्पीकर, संसद के जो लोकसभा में, राज्यसभा में स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और पूरी डिटेल में लीडर ऑफ द हाउस, अपोजिशन में कौन है, राज्यसभा कब बनी, लोकसभा कब बनी, इनके नाम कब बदले गए। ठीक है, ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, सब थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये नहीं कि एकदम से ये क्या आ गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन मैं लूंगी आपकी, आप सिर्फ पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, तो देखिएगा बहुत सिंपल है टेलीग्राम ज्वाइन करना। आप जैसे बाकी ऐप डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अपना नंबर वगैरह जैसे भी डाल के आपको लॉग इन करना है वो करिएगा, और ग्रुप सर्च करिएगा रोजगार विद अंकित, सीधा आपको मिलेगा। और उसमें 30,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो आप वो वाला ग्रुप ज्वाइन करिएगा। और आपको ग्रुप नहीं मिलता है तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ को 1-2 को दिक्कत आ रही है वो ऐसे ज्वाइन करने में, तो आप किसी अपने दोस्त की मदद ले सकते हैं, क्योंकि देखिए वो बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे वो PDF प्रोवाइड करा दीजिएगा। देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें, डेली टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, GK के, मैथ्स के, हिंदी के, बहुत सारे इंग्लिश के भी कराए जाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे प्रोवाइड कराना। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे वीडियो के लिंक भी दे दिए जाते हैं। और अगर आप देखिए, अब चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको पास में वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुँचता रहे। और आपको वीडियो पसंद आती हो तो कृपया करके वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो क्यों नहीं पसंद आई है। और आज की वीडियो बहुत ही सुपर इजी है, सिंपल सी है, छोटी सी है, और आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें फैक्ट्स होंगे, समझने के लिए होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उनको बनाएं सुपर इजी। और हर दिन मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके लिए आने वाला लेक्चर पुराने दिन के लेक्चर से कैसे बेहतर हो। और मैं जब तक भी पढ़ाऊंगी, कभी भी पढ़ाऊंगी, जितना भी पढ़ाऊंगी अपनी लाइफ में, जब तक पढ़ाना है तब तक मेरा यही प्रयास रहेगा, चाहे कितनी भी एज हो जाए। ठीक है, 70, 60, 50 कुछ भी हो जाए एज, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि अपने पुराने दिन से अगले दिन के लेक्चर को इम्प्रूवमेंट करना है। और जो आप सुझाव देते हो उन सुझाव को मैं अपने लेक्चर में डाल सकूं, जो मेरे को सही लगते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कोशिश करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपका दिन अच्छा हो, और आप अच्छे से पढ़ें और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।